हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं पिछले 6 महीने में, घटना सार में जो आपके दिए गए हैं उनको आज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप घटना सार बुक से हर बार लोक सेवा आयोग, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर थ्योरी के पार्ट में लाए हैं क्योंकि इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में सब कुछ करवा दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस वीडियो का। अगर आप ऑब्जेक्टिव में करना चाहते हैं सब कुछ तो ऑब्जेक्टिव में कर लीजिए, और अगर थ्योरी में करना चाहते हैं तो थ्योरी में कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ध्यान में रख के उत्तराखंड जो पीसीएस है उसका पेपर लगा हुआ है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जल्दी ख़त्म करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों का पेपर अभी 2 ही 4 दिन में है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024, ये न्यूज़ बना था, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा G7 समिट था, ये कौन सा 50वां था, तो मतलब इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। ये इटली के अपूलिया के फसानो शहर के बारगो इग्नाजिया में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, 13 जून से 15 जून 2024 तक अपूलिया के फसानो शहर के बारगो इग्नाजिया में आयोजित किया गया। ठीक है, इटली में आयोजित किया गया, इतना ही याद रखेंगे तो बिस चलेगा। और कौन सा था, ये 50वां था। G7 शिखर सम्मेलन 13 जून से 15 जून के बीच यह आयोजित किया गया। इसकी इटली की अध्यक्षता में इस सम्मेलन को 7 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों वाले यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए। ठीक है, अब देखिए, इस बैठक में G7 के सदस्य देश, आमंत्रित गैर सदस्य देश तथा संगठन हिस्सा लेते हैं। मतलब G7 के सदस्य देश होते हैं और कुछ देश आमंत्रित किए जाते हैं हर बार। ठीक है, उसे आउटरीच सत्र कहा जाता है। ठीक है, इस सत्र में देखिए कौन कौन से ऐसे सदस्य जो आमंत्रित किए गए थे, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो आमंत्रित किए गए थे, तो वो कौन कौन से देश हैं। इसमें अल्जीरिया है, ठीक है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, जॉर्डन है। ये सब G7 के देश नहीं हैं, ये सब आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, केन्या है, टोनिया है, ट्यूनीसिया है, तुर्की है, यूक्रेन है, संयुक्त अरब अमीरात आदि देश शामिल हैं, और भारत तो इसमें था ही। तो इतने देश शामिल थे। ठीक है, अब देखिए कुछ बिंदु देख लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण पहलों पर बढ़ावा देने के लिए इसमें फैसला लिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया, जो 2022 में आयोजित 48 G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी, उसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा की कमियों को दूर करना था। ठीक है, अब देखिए ये सब वही है। अब देखिए यहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, G7 विकासशील और मध्यम आय वाले देश को आधारभूत परियोजनाएं प्रदान करने के लिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि आवंटित करेगा। जो क्या है, G7 जो देश हैं वो क्या करेंगे, जो विकासशील और मध्यम आय वाले उनको 600 बिलियन अमेरिकी राशि आवंटित किया जाएगा। IMC के बारे में थोड़ी सी देख लीजिए थोड़ा सा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को समर्थन और प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको भी G7 राष्ट्रों ने समर्थन दिया है, जो क्या इंडिया से जाते हुए ये यूरोप तक जाएगा। ठीक है, इसी पर अब देखिए यहाँ पर बस, तो ये मतलब उसी IMC के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इसमें याद रखेंगे कि IMC ये G7 कहाँ पर आयोजित किया गया, इटली में अपूलिया के फसानो शहर में। ठीक है, यहाँ पर कब, 13 जून से 15 जून तक भारत यहाँ पर भाग लेने गया था। ठीक है, ये सब मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देखिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, यूक्रेन को असाधारण राजस्व ऋण। G7 सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2024 के अंत तक यूक्रेन को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखेंगे कितना, 50। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि G7 कंट्री ने यूक्रेन को कितना अमेरिकी डॉलर दिया, तो 50
बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो बस यही सब है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। भारत कनाडा संबंधों के तनाव के कारण कनाडाई पीएम ट्रूडो के साथ हाथ मिलाया। ठीक है, तो ये सब तो वहाँ पर चलेगा ही। ठीक है, अब देखिए परमाणु हथियारों पर सिप्री की रिपोर्ट, जो सिप्री की हर साल रिपोर्ट आती है परमाणु हथियारों पर, ये भी याद रखेंगे। कौन सा रिपोर्ट था ये? स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट। ठीक है, इसका रिपोर्ट जो आया 2024 में जारी 55वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि नव परमाणु सक्षम राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से पिछले 5 वर्षों में परमाणु शस्त्रागार के अपने निवेश 33% की वृद्धि की। मतलब जो जहां पूरे वर्ल्ड में जितने भी परमाणु सक्षम देश थे वो अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाए हैं। कितना परसेंट? 33% बढ़ाए हैं, घटाए नहीं हैं, बढ़ाए हैं, ये याद रखिएगा। इस वृद्धि में शीर्ष स्थान पर किसको रखा गया? संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन बनेगा कि किसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, वो रूस होगा, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा वृद्धि किया, वो कौन सा होगा? अमेरिका होगा, जिसने 51.5 बिलियन डॉलर का व्यय किया, जो वैश्विक वृद्धि का 80% यही अकेले वृद्धि किया है। ठीक है, चीन 11.8 बिलियन आवंटित किया, रूस ने 8.3 बिलियन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम अपने खर्च का 17% जो 8.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पढ़ें आप कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी हुई? अमेरिका की हुई। अब देखिए यहाँ पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों को कुल संख्या में मामूली कमी दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 12,512 से घटकर 12,121 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर ये हुआ। ठीक है, ये सब देखिए। अब देखिए यहाँ पर चीन ने अपने परमाणु शस्त्रागार उल्लेखनीय वृद्धि की, जो 2023 तक 410 से बढ़कर 500 परमाणु हथियार हो गए हैं। भारत के पास 2024 में 172 परमाणु हथियार है। तो भारत का और चीन का याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ट देख लीजिए। रूस के पास कितने हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? ये तो पुराना डाटा, ये अब नया डाटा है, 5,580। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 5,014। ठीक है, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290 हैं। ठीक है, परमाणु हथियार। और ये यूनाइटेड किंगडम के पास 225 है, ये वृद्धि नहीं किया। भारत 172 है, भारत ने थोड़ा सा वृद्धि किया। पाकिस्तान 170 है, मतलब इस बार हम पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं और हमेशा पीछे रहते थे। इजराइल के पास 90 है, उत्तर कोरिया के पास 50 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं यहाँ पर रूस का और अमेरिका का, चीन का इम्पोर्टेंट है, और भारत का भी याद रखेंगे। ठीक है, 172 हमारा है। ठीक है, हमारे पास 172 है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दी। अब ये क्या है? यूरोपीय संघ ने पर्यावरण मंत्रियों ने पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्वास के लिए बहुचर्चित संरक्षण कानून को 17 जून 2024 को मंजूरी दी। अब देखिए इस कानून के तहत क्या होगा? आवासों को उनके प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना, साथ ही जंगलों को फिर से उगाना, दलदलों को गीला करना और नदियों को उनकी प्राकृतिक मुक्त प्रवाह अवस्था में लाना। मेन चीज़ क्या है यहाँ पर? कहना है कि जंगल को फिर उगाए जाएंगे, वेटलैंड एरिया को विकसित किया जाएगा, नदियों का प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा, जैसे बह रही वैसे बहेंगी। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा ये पहल है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी किसने दी? तो यूरोपीय संघ ने दी। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, किसने दी? ये इसको कहा गया संरक्षण कानून को 17 जून 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, पर्यावरण के प्रति। ठीक है, अब देखिए इस कानून में 20 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने मतदान किया, जो 66% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए संरक्षण कानून यूरोपीय संघ के लिए 2030 तक ब्लॉक को कम से कम 20% और समुद्री क्षेत्र में बहाव को 2050 तक बहाली की आवश्यकता को सभी पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है,
अब ये सब उतना देख लीजिए, उसी में से है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, सदस्य देशों को 2030 तक नए कानून के अंदर आने वाले कम से कम 30% आवासों को खराब स्थिति से में लाना होगा, खराब से अच्छी स्थिति में लाना होगा। ठीक है, मतलब जो जंगल काट दिए गए वहाँ जंगल लगाना, हर चीज़ लगाना, वो सब करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही सब लिखा गया है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है, क्या यहाँ याद करेंगे कि प्रकृति के लिए कौन एक कानून लाया है, यूरोपीय संघ ने लाया है, बस इतना याद कर लीजिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा बस आपके इन्वायरमेंट ने में। यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर 2024 जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ESDS ने द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का 9वां संस्करण, ठीक है, जारी किया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्वास्थ्य और भूख के SDG में दुनिया पछड़ रही है। 2015 के संयुक्त यूएन द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्यों को, जैसे गरीबों को कमी, भूख उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण को प्राप्त करने में के काफ़ी पीछे हैं। रिपोर्ट का 17 SDG में से कोई भी 2030 तक हासिल करने के ट्रैक पर नहीं है। मतलब सब लोग कह रहे थे कि 2030 तक 17 SDG जो गोल हैं उनको हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ नहीं लग रहा है कि हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्डिक देश SDG की उपलब्धियों में अग्रणी बने हुए हैं। ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका मजबूत प्रगति कर रहे हैं, जबकि गरीब और कमज़ोर देश बहुत पीछे हैं। ठीक है, जैसे नेपाल, भूटान, ये सब बहुत पीछे हैं। ठीक है, अब देखिए 2024 में SDG सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। ठीक है, यही याद करिए, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SDG सूचकांक में कौन टॉप पे रहा है, फिनलैंड टॉप पे रहा है। उसके बाद कौन सा टॉप है, दूसरा स्वीडन है, तीसरा डेनमार्क है, चौथा जर्मनी है, पांचवा फ्रांस का स्थान है। लेकिन फिर भी इन देशों को विभिन्न SDG हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रैंक में शीर्ष 5 देश कौन सा है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, ये याद रखिएगा, फिनलैंड। ठीक है, SDG मतलब ये हंसता भी, मतलब खुशहाल भी रहता है ये ज़्यादा, फिनलैंड। ठीक है, हमेशा। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए SDG सूचकांक में भारत ने 64 अंक के समग्र स्कोर के साथ 109वां स्थान प्राप्त किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, यही याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है, भारत ने 109वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये याद रखेंगे बस, और कुछ नहीं। अब देखिए मध्य अफ्रीकी इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 में सबसे नीचे 3 स्थान दक्षिणी सूडान का है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड का है। ठीक है, 109वां भारत का है, पाकिस्तान का 137, बांग्लादेश हमसे आगे है। देखिए नेपाल भी हमसे आगे है, श्रीलंका 93 है, और इसकी रैंक क्या है, 68 रैंक है चाइना की। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका भी हमसे आगे है SDG में, नेपाल भी, बांग्लादेश भी आगे है। ठीक है, तो याद रखेंगे। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में निम्न स्थान वाले 5 देश कौन सा है SDG में, तो दक्षिण सूडान है, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है, चाड, सोमालिया, यमन। ठीक है, तो सूडान याद रख लीजिए बस। और यहाँ अगर पूछे एशिया में भारत से कौन कौन से देश आगे हैं, पाकिस्तान को, एशिया मतलब नहीं, मतलब इस साइड भारत के आसपास के पड़ोसी देश में भारत पाकिस्तान को छोड़कर हमसे सभी देश आगे हैं। ठीक है, ये सही याद कर लीजिए। अब देखिए बस इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसोर्ट में आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 16 जून 2024 से 28 देशों में इस बात पर सहमत बनी कि युद्ध को खत्म करने के लिए किसी समझौते पर आधार यूक्रेन को क्षेत्रीय अखंडता होना चाहिए। ठीक है, क्या है, रूस की गैर मौजूदगी में संयुक्त बयान जारी किया गया। सम्मेलन में 100 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ठीक है, भारत हुआ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कुमार सम्मेलन में शामिल हुए। ठीक है, अब देखिए बस इतना याद रखिएगा, यूक्रेन शिखर शांति सम्मेलन क्या हुआ, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसोर्ट में आयोजित किया गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 16 जून 2024 को 80 देशों पर हुआ। ठीक है, तो कहाँ पर, ये बुर्गेन रिसोर्ट में आयोजित किया गया,
यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। चलते हैं नया हमारा, यह सब पढ़ लिए थे। ये आपका यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, बस उतना इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, ये इम्पोर्टेंट है। कौन है? क्लाउडिया शिनबाम, ठीक है, ऐसा ऐसा नाम भी है, ठीक है, बाम नाम है। मेक्सिको सिटी की पूर्व मेयर और राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर के नेतृत्व वाली सरकार में पर्यावरण सचिव के रूप में कार्य कर चुकी क्लाउडिया शिनबाम को 3 जून 2024 को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। 2 जून को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। बस इतना ही याद कर लीजिए, यही इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कुछ और ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। पहले ये पूछ सकता है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है, इससे पहले कोई नहीं बना था, तो ये स्टेटमेंट सही लगाना है। दूसरा स्टेटमेंट कहेगा कि क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, क्लाउडिया शिनबाम, ये भी सही है, ठीक है। और अगर ये भी कुछ स्टेटमेंट बन सकता है, तो ये अगर बन गया कि क्लाउडिया शिनबाम सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं मेक्सिको की, तो क्या करेंगे? गलत काट देंगे। ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम, ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम को याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए बस इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब इन्हें क्या क्या कैरियर में, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा ये चीज़ है। पहले ये देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण होता क्या है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 होता क्या है, पहले इसको तो जान लीजिए। जिसमें एक देश या समाज पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल, गैस से नवाचारी और रहित ऊर्जा स्रोतों जैसे जैसे ये वाला ऊर्जा स्रोत सौर, पवन, जल, जैव की ओर बढ़ता है, तो यही होता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अगर मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में कि ये बताइए ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स होता क्या है, आप तो बहुत बार पढ़ते होंगे कि ये भारत की इतनी 63वीं रैंक है, भारत की 25वीं रैंक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो आप ये बताएंगे जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसको छोड़ करके, उसको क्विट करके वो किस तरफ बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे ये जो स्वच्छ ऊर्जा है, चाहे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहें, चाहे पवन ऊर्जा, चाहे जल ऊर्जा और चाहे जैव ऊर्जा, इस तरफ जो बढ़े उसी का रैंक इसमें दिया जाता है। तो भारत किस नंबर पे है? 63वें नंबर पे है। 120 रैंक में भारत 63वें नंबर पे है। पिछले 5 साल से पिछले साल भारत की रैंक 63 थी, अब जो थोड़ा सा अच्छा हुआ है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत की ऊर्जा कनेक्टिविटी, सुरक्षा और स्थिति में बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण अगर सूचकांक कभी भी आपसे पूछे तो यही बताइएगा। अब देखिए WEF ने स्वच्छ ऊर्जा और संरक्षण में भारत द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा की है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास में इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता का 42% हिस्सा है। वहीं वह दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नवीकरण बाजार बन गया है। अब देखिए 2024 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष देशों वाले की तरह यूरोपीय देशों का आधिपत्य बना हुआ है। इस बार एक बार फिर स्वीडन जहां शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस आता है। तो कौन है? स्वीडन शीर्ष स्थान पर है, फिर डेनमार्क है, फिनलैंड है और स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। स्वीडन जो भी मेंबर बना है, ठीक है, नाटो का, ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, नीदरलैंड, ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की रैंक सिर्फ याद करिएगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भारत की रैंक कितनी है? 63 रैंक है। पहले कितनी थी? 67 थी, हमारी 63 हो गई है। बस 120 देशों में 107 देशों में संक्रमण में बढ़त प्राप्त की है, ठीक है, लेकिन यह धीमी है। अब देखिए कुछ और देश देखते हैं। चाइना 17 नंबर पे, ब्राज़ील 12 नंबर पे। तो चाइना देखिए हम 63 नंबर पे हैं, ये 12 नंबर पे है ब्राज़ील, और चाइना 17 पे। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का 113 अंक है, बांग्लादेश का 109। तो मतलब इन सबसे तो हम अच्छे ही हैं, ठीक है। नेपाल का 100, श्रीलंका का 69, श्रीलंका का अच्छा है, ठीक है। अब देखिए सबसे नीचे कौन है? कांगो है, फिर यमन है,
और फिर तंजानिया है। ठीक है, तो जो नीचे वाले में रिपोर्ट आता है अधिकतर अफ्रीकन कंट्री ही आती है या एशिया मिडिल ईस्ट की कंट्री आती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे नीचे कांगो है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024। ठीक है, इसमें क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा 11 जून 2024 को वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 विश्व के 163 देशों में मूल्यांकन किया गया। इस क्षेत्र में दुनिया की 99.7% आबादी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सूचकांक में वैश्विक शांति का स्तर 2024 में जो 5% कम हुआ है। ठीक है, सूचकांक में आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ। आइस है तो आइस मतलब क्या होता है, ठंडा होता है। तो आइस मतलब ठंडा, तो शांति जो रहेगा वो तो ठंडा ही रहेगा ना, जो शांतिपूर्वक रहेगा वो ठंडा ही रहेगा। बस याद रखिएगा, ये सबसे शांतिपूर्ण कौन सा, आइसलैंड है। और पूछ सकता है सबसे शांतिपूर्ण और सबसे मतलब जहाँ शांति नहीं है तो वो शांतिपूर्ण सबसे कम शांतिपूर्ण यमन है शीर्ष पर, सूडान है, फिर दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर ये यूक्रेन का नंबर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर रैंकिंग में शीर्ष 10 शामिल देश हैं। ठीक, पहले देखिए कौन सा मापदंड होता है। भारत 5 स्थान सुधार के साथ स्कोर के साथ 116वां स्थान दिया गया है भारत को। ठीक, और सामाजिक मानदंड सुरक्षा और संरक्षण चल रहे घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सीमा संघर्ष की सीमा सैन्यीकरण और डिग्री समेत 23 संकेतों पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ भारत का याद रखिए रैंक कितनी है और फर्स्ट पे कौन है और लास्ट पे कौन है, ज़्यादा आप मत ढूंढिए। ठीक है, तो ये इसमें कौन है, म्यांमार है, सबसे लास्ट में ये यमन है। ठीक है, यमन। तो अगर पूछे कि इस वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक 116 है। ठीक है, भारत का 116वां स्थान है। और ये पूछे सबसे शांतिपूर्ण कौन सा है, ठीक है, तो वो आइसलैंड है। अगर ये पूछे सबसे कम शांतिपूर्ण तो यमन है। ठीक है, याद रहे। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता। ये देखिए, थाईलैंड की नेशनल असेंबली के उच्च सदन सीनेट ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। ये 18 जून 2024 को भारी मतों से मंजूरी प्रदान की गई है। दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है। कौन, थाईलैंड। तो दक्षिण पूर्व एशिया में पहला ऐसा लागू करने वाला कौन सा देश है, पहला देश है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक देखते हैं, हमारी रैंक क्या है, 176वीं रैंक है हमारी रैंक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा हमारी रैंक कितनी है, थोड़ी सी ख़राब है, 176। सेल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा किसके द्वारा, जितना बड़ा नाम है, 5 जून 2024 को 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारी स्थिति कितनी ख़राब है। ठीक है, तो मतलब पर्यावरण में हम जरा से भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमसे ऊपर नीचे सिर्फ यही पाकिस्तान, ये तो नीचे रहेंगे ही, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। ठीक है, ये है, इन्हीं के मतलब यही हमसे नीचे आते हैं बस। ठीक है, अब देखिए भारत का 176 रैंक है, 177 म्यांमार का है, पाकिस्तान का, फिर 80 वियतनाम का। तो याद रखिएगा भारत की रैंक कितनी है, 176 रैंक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की रैंक किसमें, पर्यावरण प्रदर्शन, मतलब हम कितना अच्छा पर्यावरण को बना रहे हैं। ठीक है, जो कि एकदम खराब ही रैंक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर EPFI द्वारा संकेतों के आधार पर भारत का स्थान जैव विविधता में कितनी, 178 रैंक है। ठीक है, जंगल में 15वां है। ठीक है, जैव विविधता और आवास और वायु गुणवत्ता में 177, जलवायु परिवर्तन 133, भारी धातु, मतलब इसी के अंदर का ये इंडेक्स है। ठीक है, तो इतना मत याद करिए, सिर्फ इतना याद करिए हमारी 176 रैंक है, बस इतना, नहीं तो एक चक्कर में सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं याद होगा। ठीक है, और हमसे ऊपर कौन सा है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, श्रीलंका, भूटान। तो चीन की भी इससे ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023। ये बहुत बार पूछा जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 13 मार्च 2024 को मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई, जिसका शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। ठीक है, रिपोर्ट में 193 देशों ने इस सूचकांक के रैंकिंग प्रदान की गई। सिर्फ इतना याद रखिए, भारत की रैंक को क्या है, और इसमें ये नंबर 1 कंट्री कौन है? ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पे है। ठीक है, किस पे? ये मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, किस में? स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर, नॉर्वे फिर है, आइसलैंड है, हांगकांग है, फिर डेनमार्क है। ठीक है, भारत की स्थिति देख लीजिए, 134वां स्थान है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्थान भारत 2022 में 124वां था, और HD 2021 में 135वीं थी। फिर इनमें मध्यम मानव विकास श्रेणियों में की गई। ठीक है, तो याद रखिए इसमें अभी कितना है? HD 2022 में 124वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये तो 2022, हाँ 23-24। ठीक है, तो ये सही है। तो हमारा रैंक क्या है? 134 रैंक है। ठीक है, भारत के स्थित HDI में 134 स्थान पर है। ठीक है, तो ये 134वां स्थान है HDI में हमारा, देख लीजिए। ठीक है, बस अब इतने में इतना हो गया। देखिए ECOSCOC, ठीक है, इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में 17 सहायक निकायों में रिक्त पदों पर भरने के लिए 9 अप्रैल 2024 को कराए गए चुनाव में भारत को भारी सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, इसमें 2025 से 29 में महिलाओं की स्थिति पर आयोग, 2025 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड आदि निकायों के लिए चुना गया। ठीक है, भारत जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 2025 से 30 5 वर्ष के लिए तीसरे कार्य के लिए इन चुनावों में चुना गया। तो क्या? जगजीत पवाड़िया। ठीक है, ये याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्वाड के बाद स्क्वाड। अब क्या है क्वाड के बाद स्क्वाड? क्या है इसमें? क्या होता था इसमें? क्वाड जैसे था भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब इसी प्रकार एक स्क्वाड बना है 4 देशों का। इसमें कौन कौन से हैं पूछ लिया जाएगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस एक रणनीतिक संगठन है जिसकी पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए। इसमें देखिए भारत नहीं है। ठीक है, इसमें 4 देशों अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए इसका स्क्वाड का गठन किया गया है। ठीक है, अब देखिए मतलब क्वाड पसंद आ गया इसीलिए स्क्वाड का गठन किया गया। ठीक है, मतलब अच्छा काम कर रहा क्वाड, इसलिए स्क्वाड भी लगा दिया गया। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। हिंद प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने एक स्क्वाड नामक एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ मत याद करिए, ज़्यादा मत याद करिए नहीं तो। अब देखिए स्क्वाड और भारत में क्या बीच अंतर है। बेशक नए संगठन स्क्वाड भारत शामिल नहीं है, लेकिन चीन को घेरने में भारत की भूमिका निभा सकता है, वह फिलीपींस कभी नहीं निभा सकता। भारत न सिर्फ दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बल्कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इसके अलावा भारत एक बड़ा सैन्य ताकत भी है। तो अब अमेरिका का दिमाग ये होगा, वो कहा होगा भारत को निकालते हैं, किसको लाते हैं? फिलीपींस को लाते हैं। ठीक है, तो फिलीपींस को ला रहे हैं, देखते हैं क्या करेंगे फिलीपींस को। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल की योजना बनाने की घोषणा की। क्या है? विश्व का सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल की योजना बनाई है। ठीक है, 2024 तक। अब देखिए इसमें खर्चा कितना है, मतलब इसमें
टर्मिनल पूरा होने में अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता 2060 मिलियन यात्रियों की होगी, ठीक है, जो विश्व में किसी भी हवाई अड्डे से अधिक है। बस इतना याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल यूएई में खुला, ठीक है। टीसीएस के पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना। तो टीसीएस ने 13 मई 2024 को पेरिस के फ्रांस के पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित चूज फ्रांस शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टिंग सर्विस टीसीएस ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की घोषणा की। तो यही पूछा गया है कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना पेरिस में किस कंपनी ने की? टीसीएस ने की। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए, यह नया एआई केंद्र पेरिस के ला डिफेंस क्षेत्र में टीसीएस पेसपोर्ट के पास स्थित है, जिसका उद्घाटन 24 जून 2024 को किया गया। बस, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। टाइम्स हायर एजुकेशन ने 12 जून 2024 को यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग जारी की, ठीक है। इम्पैक्ट रैंकिंग दुनिया में एकमात्र रैंकिंग प्रणाली है जो संयुक्त राष्ट्र के स्थिरता लक्ष्यों को विश्वविद्यालय के योगदान को मापती है। इसमें सिर्फ ये देखिए, ठीक है, कौन कौन से संस्थान है। रैंकिंग में भारत के 105 संस्थानों में भागीदारी की थी, ठीक है, 100, जबकि 2019 में यह केवल 13 थी, ठीक है। तो भारत के 105 संस्थानों की भागीदारी थी, ठीक। अब इसमें क्या है ये देख लीजिए, इसी में है एसडीजी का तीसरा लक्ष्य, याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाली क्षेत्र में योगदान के आधार पर दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में मैसूर स्थित जगतगुरु श्री शिवरात्रीश्वर जेएसएस उच्च शिक्षा अनुसंधान अकादमी को पहले स्थान पर रखा गया है। ये याद रखेंगे बस, ठीक है। शीर्ष 25 में भारत की कुल 3 संस्थाएं हैं, 100 की सूची में कुल 5 संस्थाएं शामिल हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ मत याद करिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लैंगिक समानता सूचकांक 2024 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी विश्व लैंगिक समानता सूचकांक 2024 में भारत 2 स्थान नीचे खिसक कर 129 स्थान पर आ गया है। बस इसमें कौन सा शीर्ष पर है? तो आइसलैंड अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण एशिया में भीतर भारत लैंगिक अंतर सूचकांक में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर है, ठीक है, जबकि पाकिस्तान सबसे नीचे है, ठीक है। हम यहाँ भी सबसे पीछे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ठीक है। अब 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग सूडान सबसे निचले स्थान पर है। तो 3 चीज़ें याद रखेंगे, सबसे ऊपर कौन सा है? आइसलैंड है ये लैंगिक समानता सूचकांक में, सबसे नीचे सूडान है, और अगर पूछे कि भारत की कौन सी रैंक है तो 129वीं भारत की रैंक है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मत याद करिए कुछ, ठीक है। आपको पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ ला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूचकांक में भारत और उसके पड़ोसी देश, बांग्लादेश की रैंक अच्छी, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, भारत की रैंक देखिए कितनी ख़राब है, ठीक है। अब देखते हैं बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की शुरुआत की। तो कौन कौन से लोग हैं, ये कौन कौन से देश हैं, तो ये याद रखेंगे, नहीं तो पूछ सकता है ये कौन से इसमें देश नहीं है। तो भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने इसकी शुरुआत की। गठबंधन की पहली बैठक 3 जून 2024 को दुनिया के सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, ठीक है। पहली बैठक कब? 3 जून 2024 के दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डियागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई। तो ये क्वेश्चन बनेगा, सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो सैन डियागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? 3 जून को आयोजित की गई, इसी अवसर पर, ठीक है। बस, ठीक है, बस ये सब। अब देखिए इस गठबंधन का उद्देश्य देख लीजिए।
इस गठबंधन का उद्देश्य दवा आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना और विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला मानचित्र तैयार करना, साथ ही बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीला आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। 21वीं सिंगरी वार्ता ला वार्ता, देखिए 21वीं सिंगरी ला वार्ता एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक सिंगरी ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण 2 जून 2024 को सिंगापुर में समाप्त हुआ। सिंगरी ला वार्ता 31 मई से 2 जून 2024 तक सिंगापुर में सिंगरी ला होटल में आयोजित की गई। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो आपसे क्वेश्चन यही बनेगा, सिंगरी ला वार्ता ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये कहाँ? सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है, बस इसमें और कुछ मत याद करिए, इसमें बस वही सब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्लोवानिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी। अब देखिए ये क्या है, स्लोवानिया है और नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्पेन ने फिलिस्तीन जो है इजराइल में जो लड़ाई चलती है वहीं पर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी गई है एक देश के रूप में। ठीक है, 5 जून 2024 को यूरोपीय देश स्लोवानिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 4 जून को यहाँ एक संसद में बहुमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन कौन से, स्लोवानिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? साइमन हैरिस हैं। ये सब उतना नहीं पढ़ना है। इजराइल नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्यालय द्वारा 13 मई 2024 को जारी 2024 को विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 से 21 के दौरान गैंडे और देवदार, देखिए गैंडे और देवदार, जो एक गैंडा ये जानवर है, देवदार एक वृक्ष है, वन्यजीव सबसे व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पतीय प्रजाति हैं। तो आपसे यही पूछेगा कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट में सबसे प्रभावित जीव और वनस्पति कौन है? तो वो सबसे प्रभावित जीव गैंडा है और सबसे प्रभावित वनस्पति देवदार का वृक्ष है। ठीक है, किसकी रिपोर्ट में? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 में। ठीक है, अब देखिए 29% के साथ गैंडे के सींग का बाजार विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद पेंगुलिन के सल्क का बाजार 28% के साथ, उस दूसरे स्थान पर हाथी के दांत, ठीक है याद रखिएगा, हाथी के दांत का बाजार 15 के साथ तीसरे स्थान पर। तो पहला तो गैंडा ही है, दूसरा पेंगुइन का सल्क याद रखिएगा और तीसरा हाथी के दांत का व्यापार है। ठीक है, और अवैध पशु व्यापार में ये सब याद रखिए, उतना नहीं, इतना तीनों याद रखिएगा, गैंडा, पेंगुइन और हाथी का दांत। ठीक है, अब देखिए जहाँ तक वस्तुओं का सवाल, मूंगे और परवाल के टुकड़े सबसे ज़्यादा पाए गए। 2015-16 के दौरान जब्त की गई वस्तुओं में 16% इसी के थे। ठीक है, मूंगे परवाल का भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे, फोर्ब्स की 30 अंडर एशिया सूची 2024। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने 16 मई 2024 को 30 अंडर 30 एशिया सूची का अपना 9वां संस्करण जारी किए। इसमें एशिया प्रशांत के 300 युवा उद्यमी, नेता और अग्रणी शामिल हुए। ठीक है, कौन सी? फोर्ब्स की 30 अंडर एशिया सूची 2030। अब इसमें देखिए कौन कौन से लोग शामिल हुए इसमें, मतलब यही सब, ये स्टैटिक इंडिया के संस्थापक अच्युत बंसल, राव अरोड़ा, भाग्यश्री जैन इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो इस 2024 सूची में 21 देशों और क्षेत्रों में 300 प्रविष्टियाँ शामिल हैं। भारत में सबसे अधिक 86 प्रविष्टियाँ थी, उसके बाद चीन, जापान। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब इसमें जो उद्यमी हैं इसमें शामिल हुए थे, कंपनियाँ शामिल हुई थी। ठीक है, तो बस ठीक है, इतना याद रखेंगे। दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची, तो बेल्थिस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 जारी की गई। ये वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वेल्थ हेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पासपोर्ट द्वारा जारी किया गया।
इसमें सबसे धनी 50 शहरों की सूची दी गई, उनमें शामिल किया गया जिनमें $1 मिलियन या उससे अधिक तरल निवेश है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर सबसे धनी शहर है यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत में कोई रैंक दिया गया है, हाँ देखिए, शीर्ष 10 सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क शहर है, बे एरिया दूसरे नंबर पे है, टोक्यो सिंगापुर। ठीक है, तो भारत की रैंक इसमें क्या है, यहीं कहीं दिया होगा भारत की रैंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, हाँ, हेनरी पासपोर्ट के अनुसार भारतीय वित्तीय राजधानी शहर मुंबई में करोड़ इतने 58,800 करोड़पति, जिनमें 236 सेंटी करोड़पति और 29 अरबपति हैं। मुंबई को दुनिया के 24वें स्थान पर सबसे अमीर शहर का दर्जा दिया गया। ठीक है, मतलब 24वें सबसे अमीर शहर है पूरे वर्ल्ड में मुंबई। ठीक है, शीर्ष 50 शहरों में दूसरा भारतीय शहर दिल्ली है। ठीक है, याद रखेंगे दिल्ली का स्थान 37वां स्थान है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना। ठीक है, याद रखेंगे। स्वीडन देश, यूरोपीय देश स्वीडन भी अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का कौन सा सदस्य बना, 32वां संगठन ये बन गया। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन व अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने 7 मार्च 2024 को वाशिंगटन आयोजित एक स्वीडन की सदस्यता संबंधी दस्तावेज को विदेश विभाग में जमा कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए स्वीडन बन गया है। बस अब देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल, विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल फ्रंटियर इन मरीन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मैक्सिको के समुद्र वैज्ञानिकों की एक टीम ने जो गहरा समुद्र गर्त खोला गया, मतलब ये समुद्र है, इसी के किनारे एक गर्त जो रहता है, ठीक है, उसी का नाम है ताम ब्लू होम। कहाँ पर, मैक्सिको के तट के किनारे पर खोजा गया विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि विश्व का जो ताम जा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया, तो कहाँ पर, ये कहाँ पर, ये मैक्सिको के तट पर खोजा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पहले कौन सा था, अभी तो ये है, तो संसा योंगले ब्लू होल को ड्रैगन होल के नाम से भी जाना जाता है। ताम जी की खोज से पूर्व यह विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल था। ठीक है, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा 22 से 23 मार्च 2024 के मध्य भूटान की यात्रा किए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या क्या हुआ था, विभिन्न परियोजनाओं के तहत 5 वर्षों में रुपये 10,000 करोड़ की सहायता प्रदान करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर की। बैठक में पूर्व 7 विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, एक अन्य समझौता ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने को लेकर दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर एक समझौता भी हुआ था। ठीक है, अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला ये याद रखिएगा। थिम्पू के एक समारोह में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आर्डर ऑफ द ड्रैग ग्यालपो, ठीक है, से श्री नरेंद्र मोदी को भूटान नरेश ने सम्मानित किया। तो ये याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से किसको, प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ भी एक चीज़ याद रखिएगा, 23 मार्च प्रधानमंत्री थिम्पू में भारत की मदद से अत्याधुनिक अस्पताल गयाल त्यूसन जेतसनु पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन मेजबान प्रधानमंत्री त्योसिंग तोरगे के साथ मिलकर किया। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश सबसे आगे है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें फिनलैंड टॉप पर है, हमारा रैंक 126 है। ठीक है, ये किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया, और कई लोग हैं तो वो भी देख लीजिए। बस इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हमारी रैंक 126 है, फिनलैंड की रैंक नंबर 1 पे है। भारत के पड़ोस, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, फिनलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। तो आपसे क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछ सकता है, उसमें फिनलैंड ना देके डेनमार्क देगा तो इसको लगा दीजिएगा। ठीक है,
ऐसे अभी दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी भविष्य में आ जाए। सबसे कम खुशी वाले देश हैं अफगानिस्तान है, लेबनान है, ठीक है। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश की स्थिति क्या है। चाइना हमसे सही है, खुश है। नेपाल भी हमसे खुश है, पाकिस्तान भी हमसे खुश है। हम ही सब दुखी रहते हैं, ठीक है। हम सबको ज़्यादा टेंशन है कुछ, ठीक है। 118 म्यांमार है, ठीक है। श्रीलंका हमसे थोड़ा दुखी है, बांग्लादेश भी दुखी है, अफगानिस्तान भी दुखी है। तो पाकिस्तान हमसे खुश है, ये देखिए, ठीक है। वहाँ पे स्टेटमेंट दे सकता है कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है, खुशहाली इंडेक्स उसका अच्छा है। तो हाँ, ये सही बात है, ठीक है। लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति। तो लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने गए हैं, ये याद रखिएगा। राजधानी ताइपे है, बस इससे ज़्यादा मत कुछ याद करिए, ठीक है। देखिए घटनासार में बहुत कुछ दिया रहता है, लेकिन ज़्यादा याद करेंगे तो क्या होगा, वो भूल ही जाएंगे। तो जितना याद रहे उतना ही याद करिए, ठीक है। तो लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति ये बने हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को दुनिया के 119 देशों में यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का रैंक 39वां है, ठीक है। याद रखिएगा भारत की रैंक 39वां। तो एक बार रैंक देख लीजिए यहाँ पर। अमेरिका सबसे नंबर 1 पर है यात्रा विकास सूचकांक में, स्पेन दूसरे नंबर पर, फिर जापान है। निम्नतम स्तर पर कौन सा है, निम्नतम माली है, सियरा लियोन है, ठीक है। ये याद रखेंगे। भारत के पड़ोसी देश की स्थिति क्या है, तो इसमें भारत सबसे अच्छा है, इसी में भारत अच्छा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल ये सब हमसे कोसों दूर हैं, ठीक है। तो भारत की रैंक कितनी है, 39 है। अमेरिका की रैंक है फर्स्ट है। किसके द्वारा जारी की गई, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा यात्रा विकास सूचकांक जारी किया गया 2024, ठीक है। याद रखेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय जो 6 महीने का है, काफ़ी ज़्यादा है ना, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, ठीक है। कई चीज़ों को मिस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको प्लीज़ आप सब उसको मत करिएगा, क्योंकि जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ यहीं से लगभग पूछेगा, ठीक है। अब देखिए यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे पहले AI कानून को मंजूरी दी। तो यही इम्पोर्टेंट है कि किस देश ने, किस संगठन ने ये AI कानून को मंजूरी दी। तो यूरोपीय संघ ने AI कानून को मंजूरी दी, बस ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए डेंगू के टीके टक 003 को WHO की मंजूरी। 10 मई 2024 को डेंगू के टीके के लिए एक नए टीके टक, ठीक है, TAK को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये भी पूछ सकता है तक 003 क्या है। तो तक 003 क्या है, ये डेंगू का टीका है। इस वैक्सीन को क्यूडंगा के नाम से जाना जाता है। यह फार्मास कंपनी सिनोफी पास्चर द्वारा विकसित डेंग वैक्सिया या CYD-TD के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है, ठीक है। ये याद रखेंगे। UAE द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया। ये क्या होता है, ब्लू रेजिडेंस वीज़ा, इसमें जो पर्यावरण के लिए अच्छा काम करता है उसको 10 वर्षीय UAE का वीज़ा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यही है इसमें। ये देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस बीमा स्कीम को मंजूरी प्रदान की, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में से निपटने के लिए EU का पहला कानून। 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ EU के देशों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून पारित किया। इस व्यापक कानून के तहत यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, महिला जनांग विकृत, जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न के अपराध को घोषित करना, ठीक है, ये सब शामिल था, ठीक है। बस यही मतलब पूछेगा कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने वाला UAE का पहला कानून कौन सा था, ये यही था, ठीक है। ये मतलब किसका था, ये EU का, यूरोपीय संघ का था। अब यहाँ पर देखते हैं विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की 7 मई 2024 को
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इसमें क्या किया गया, 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर जो अभी है, अभी जो आया है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर रिमिटेंस किसको प्राप्त हुआ है तो 111 बिलियन डॉलर से अधिक भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये 100 बिलियन डॉलर पहुंचने वाला पहला देश, इतना 100 बिलियन डॉलर भी किसी देश का नहीं पहुंचा था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा किसका है, भारत का। भारत में अनुमानित 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेश में कार्यरत है, जिसमें सर्वाधिक संख्या यूएई में, अमेरिका में, सऊदी अरब में है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस शीर्ष 5 प्रेशर करता है। तो रिमिटेंस जो प्राप्त होता है, भारत 111, मैक्सिको 61 बहुत पीछे है, चीन बहुत पीछे है, ठीक है, फिलीपींस 38.05, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नाइजीरिया जो है मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये याद रखेंगे, बस यही याद रखेंगे कि मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला कौन पहला देश बन गया है, तो नाइजीरिया, ठीक है। बस अब देखिए, WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ, ठीक है। तो 18 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया। रोगी सुरक्षा 6वें वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन 17 से 18 अप्रैल 2024 को मध्य चिली के सेंटियागो में किया गया, ठीक है। तो ये इतना याद रखेंगे बस, कहाँ पर, चिली के सेंटियागो में WHO द्वारा, ठीक है। रोगी सुरक्षा पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर एक्ट किसके द्वारा, WHO द्वारा शुभारंभ किया गया। अब देखिए, विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। इसमें दुनिया के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 10वीं रैंक प्रदान की गई, कि जो 2022 में 9वीं रैंक थी। तो यहाँ पर पहला सबसे ज़्यादा व्यस्त कौन है, तो अटलांटा जो अमेरिका का हवाई अड्डा है, ठीक है। दूसरा दुबई यूएई का, डलास फोर्ट वर्थ अमेरिका का, लंदन हिथ्रो यूके का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे शीर्ष व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में, ठीक है। भारत का इंदिरा गांधी, दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा कितने करोड़ को संभालता है, ठीक है। तो ये सिर्फ पूछेगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंक कितनी है, 10वीं रैंक है सबसे व्यस्त में, ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये 9 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की गई। कब, 9 अप्रैल 2024 को। भारत में 2022 में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले थे, जो वैश्विक स्तर पर 11.6% था। इस वायरल हेपेटाइटिस से भारत में 1.2 लाख लोगों की मौत हुई थी। अब देखिए, 187 देशों में बीमारी से जूझ रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ रैंक दी हैं, रैंक नहीं दिया है इसमें, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 9 से 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन में यह रिपोर्ट जारी की। WHO ने 2030 तक वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये याद रखिएगा, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट था कि मतलब सबसे ज़्यादा मृत्यु हेपेटाइटिस से कहाँ पर हुई थी, भारत, इसके बाद चीन में, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा, इसके बाद चीन में, ये याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे कि जो ये विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में यह आयोजित की गई। और ये 2030 तक WHO का लक्ष्य है कि हेपेटाइटिस को समाप्त करना, ठीक है। हेपेटाइटिस लीवर में सूजन संबंधी स्थितियों को संदर्भित करता है। भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्थानों की QS रैंकिंग 2024, ठीक है। QS जो रैंकिंग जारी की जाती है, कौन सा विश्वविद्यालय श्रेष्ठ है उसमें जारी की जाती है। तो 2024 के रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 1559 शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, जिसमें भारत के
69 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। इसमें 66वें रैंक विश्वविद्यालयों को शामिल, भारत की 66 विश्वविद्यालय भारतीयों को शामिल किया गया है। सर्वोच्च 20वां स्थान प्राप्त करने वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू है। तो इस बार जेएनयू जो विश्वविद्यालय है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक प्रदान किया है, 20वां स्थान प्राप्त कर किया है। ठीक है, रैंकिंग में शीर्ष भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान कौन है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास, अगर इंजीनियरिंग संस्थान की बात करें। और प्रबंधन मैनेजमेंट तो आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कलकत्ता। ठीक है, ये मतलब शीर्ष स्थान में प्राप्त किए हैं। ठीक है, विकास अध्ययन में इसको प्रदान किया गया था जेएनयू को। ठीक है, बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इसमें तो हम पूरी तरह से बेकार हैं। हमारी रैंक 159वां रैंक है 180 देशों की सूची में। कौन जारी करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। ठीक है, कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। ये 3 मई 2024 को जारी की गई थी। हमारी रैंक 159वीं रैंक है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारी रैंक 159वीं रैंक है। ठीक है, बस। हमारे पड़ोसी देश के देखिए, नॉर्वे सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड है। और निम्नतम स्थान पे किसका है? तो ये इरिट्रिया का है। इरिट्रिया का सबसे बेकार स्थान है। ठीक है, और सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश नेपाल की अच्छी रैंक है, भूटान की, पाकिस्तान की भी देखिए अच्छी रैंक है, हमारी ही रैंक खराब है। तो मीडिया हमारी किस स्तर तक है इससे पता चल जाता है। विश्व सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट 2024, स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2024 में जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को ही विगत 5 वर्षों 2019 से 23 के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र बनाया गया। इस मामले में दूसरा और तीसरा स्थान सऊदी अरब और कतर को है। ठीक है, पहला स्थान भारत का है, दूसरा अरब का है, सऊदी अरब का, तीसरा कतर का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम ही मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं? सबसे ज़्यादा हथियार हम ही मंगाते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सेना में हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाले 3 देश कौन से? अमेरिका, चीन, रूस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेना पर कौन खर्च करता है? अमेरिका करता है, फिर चीन करता है, फिर रूस करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का कुल सैन्य का $8.36 रहा, जो पूर्व 2022 की तुलना में 4.2%। तो ये 2024 में है, तो पूरा 23 का डाटा दिया है, तो कितना हमारा रहा? $83.6 अरब रहा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, बस इतना ही याद रखेंगे। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 और पैराग्वे 100वां देश बना। तो ठीक है, तो ये ही याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मतलब मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में है। इसमें कौन 99वां सदस्य बना? स्पेन। ठीक है, स्पेन 99वां, नहीं तो वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप 100वां रहेगा तो उसमें स्पेन भी आएगा, तो आप स्पेन लगा के मत आइएगा। ठीक है, स्पेन कौन सा सदस्य बना? स्पेन 99वां सदस्य बना और पराग्वे 100वां सदस्य बना, ये याद रखेंगे। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, स्पेन 9वां, पराग्वे 100वां। ठीक है, वो 9वां नहीं, 99वां, और पराग्वे 100वां सदस्य बना। बस इससे अब देखिए, ये थोड़ा याद रख लीजिए, थोड़ा सा स्टैटिक है। ISA मतलब इंटरनेशनल सौर संगठन परिकल्पना में भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों में तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। इसकी परिकल्पना 2015 में पेरिस आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन COP21 के दौरान की गई। ठीक है, अब देखिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में इस किसके द्वारा जारी किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट के शोध निकाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने 16 फरवरी 2024 को दुनिया के अपनी वार्षिक रिपोर्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जारी किया। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जारी किया। दुनिया की सिर्फ 8% आबादी ऐसे देश में जहां पूर्ण लोकतंत्र है, मतलब पूरे दुनिया में सिर्फ 8% ऐसे जगह हैं जहां पर पूर्ण लोकतंत्र है और सब जगह डिक्टेटरशिप चल रहा है। ठीक है,
अब देखिए इसमें रैंक है, दुनिया के 167 देशों में इस सूचकांक में भारत को पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंकों के सुधार के साथ 41वें। क्या हमारे से अच्छा भी किसी का डेमोक्रेसी है? हो सकता है। अब देखिए 21वें। अब देखिए किसका अच्छा है, नॉर्वे का, न्यूजीलैंड का, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड का, स्विट्जरलैंड का सबसे अच्छा है। ठीक है, निम्न स्तरीय किसका, उत्तर कोरिया का तो रहेगा ही, म्यांमार का तो रहेगा ही, अफगानिस्तान का तो रहेगा ही। ठीक है, सबसे खराब डेमोक्रेसी कौन कौन सी हैं, उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान है। अगर सबसे अच्छी डेमोक्रेसी देखा है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन। और भारत की रैंक कितनी है, 41 रैंक है। ठीक है, कितना, 41 रैंक है, बस इससे ज़्यादा मत याद करिए कुछ। ठीक है, चीन का स्कोर 148वें स्थान पर है। ठीक है, तानाशाही में रखा जाता है चीन को। डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, ये है इंडेक्स। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर की यात्रा 13 से 15 फरवरी 2024 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी का मतलब वहाँ पर यूएई की यात्रा हुई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अहलान मोदी में हिस्सा लिया। उसके बाद विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। फिर यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है, वो जो हिंदू मंदिर बना था। 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम में शामिल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद आलान से कुछ स्तरीय वार्ता भी द्विपक्षीय। ठीक है, अब इसमें समझौते भी हुए थे व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल पेमेंट पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस समझौते में एक भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई को स्वीकार करने को लेकर घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड, रुपए और यूएई के जवान को जोड़ने के लिए यह समझौता हुआ। द्विपक्षीय निवेश समझौता भी हुआ। ठीक है, इसमें तो बस मतलब क्या क्या समझौता हुआ उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिए। यूएई कतर की यात्रा पर गए थे, वहाँ मंदिर में उद्घाटन, ये इम्पोर्टेंट है। यूएई यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोचास नवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का वैदिक मंत्रारों के बीच स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। तो ये इम्पोर्टेंट है। बोचस वासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम नारायण संस्था, ठीक है, जो वही मंदिर था। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा है ये बस वही से सब ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर। तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेशी मामलों के व्यापार विभाग के साथ एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कहाँ पर 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये पर्थ में हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा और सूचकांक 2023। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 30 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया। ठीक है, इसमें क्या 180 देशों और मतलब की रैंकिंग दी गई। इसमें भारत की रैंक 93 थी। ठीक है, भारत की रैंक 93 थी। 2022 में भारत की रैंक 50 में। तो मतलब हम क्या हुए, भ्रष्टाचारी और हो गए हैं। मतलब हमारी मतलब जो मशीनरी है, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो वो क्या हुआ और भ्रष्टाचार, हमारे रैंक ख़राब हो गई है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत की रैंक कितनी है, ये 93 है। थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, ये बारिश की आवाज़ है। ठीक है, थोड़ी सी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ। ठीक है, ये सबसे कम भ्रष्टाचार वाले शीर्ष देश कौन सा है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नहीं दिया है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसका है, देखते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा तो नहीं दिया है, सबसे हाँ नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं दिया। ये देखते हैं, रिपोर्ट के अनुसार मजबूत भ्रष्टाचार निम्न 132वां है। और ये सीपीआई इसके अनुसार 2000 दक्षिण एशिया में पाकिस्तान 133 स्थान पर है। अच्छा, पाकिस्तान में भी चल रहा है। बांग्लादेश में विकसित बाहर आ गया है, यही है ना, हाँ, 149वां स्थान है।
पड़ोसी देश। अच्छा, हमारा रैंक तो ये म्यांमार का रैंक खराब है बहुत, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला है, देखिए यही खोज रहे थे, 172 किसका, उत्तर कोरिया, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यही है, म्यांमार और अफगानिस्तान है, ठीक है, ये शामिल है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले सिर्फ 5 देश, उत्तर कोरिया, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया का है, ठीक है, ये देखिए 180 रैंक है, स्कोर 11 है। अगर स्कोर के देखेंगे तो इसका तो सही है, मतलब इसका 180, मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अधिक भ्रष्टाचार कौन हुआ, सोमालिया हुआ, ठीक है। उत्तर कोरिया है लेकिन सोमालिया ने इसको भी पीछे कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024। अब देखिए जनवरी 2024 में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024-2023 के लिए रुझानों का मूल्यांकन करते हुए इस इंडेक्स में दुनिया के 387 शहरों को, मतलब अब देखते हैं कहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ लंदन में है, ठीक है, याद रखिएगा। लंदन सूचकांक में लंदन नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर डबलिन टोरंटो है, तो लंदन का सिर्फ याद करिए बस, ठीक है। और भारतीय शहर बंगलोर और मुंबई पुणे, ठीक है, भारतीय शहर में देखेंगे बंगलौर मुंबई पुणे है, और ओवरऑल देखेंगे तो लंदन है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, नाम जिसको बोला जाता है, इसमें बोला जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब ये जो देश हैं वो किसी की तरफ नहीं, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहते हैं। इसका कहाँ आयोजित किया गया, युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया नाम का शिखर सम्मेलन 19 से 20 जनवरी 2024 के बीच, ठीक है। इसका विषय क्या था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, बस इसका विषय था। अध्यक्षता किसने की थी, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने किया था, ठीक है, नाम, ठीक है। भारत भी इसको बहुत से बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करता है, लेकिन अब इसका कोई महत्व उतना नहीं रह गया है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर ने किया था, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए 120 सदस्य देश हैं, 17 पर्यवेक्षक, 10 पर्यवेक्षक संगठन है, ठीक है। कार्बो वर्डे WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त किया, तो जो जनवरी 2024 में की गई घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर कार्बो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित किया। तो यही पूछेगा कि अभी अभी हाल ही में किस देश को का मतलब मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, तो वो कौन सा देश है, कार्बो वर्डे। इस उपलब्धि के बाद कार्बो वर्डे वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीका क्षेत्र में WHO द्वारा मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला तीसरा देश बना है। तो पहले कौन सा बना था, मॉरिशस बना था, अल्जीरिया बना था, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा, मतलब अफ्रीकी क्षेत्र में, ठीक है, अब कौन बना है, कार्बो वर्डे, ठीक है, बस इससे ज़्यादा मत कुछ याद करिए। ब्रिक्स समूह के 10 देशों का संगठन, तो जो ब्रिक्स समूह है अब कितने देशों का संगठन हो गया, 10 देशों का। 1 जनवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। इस दिन ब्रिक्स के 5 नए देश शामिल हुए, ठीक है। इसके बाद ब्रिक्स समूह 10 देशों का संगठन हो गया। इसमें मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार आपसे पूछा जाएगा पेपर में, विश्व के ब्रिक्स समूह के जो नए 10 संगठन हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये मिस्र हैं, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात हैं, ठीक है, इतना याद रखेंगे बस, ठीक है। अब देखिए बस, ठीक है, तो इसका मतलब आदर्श वाक्य सामान्य वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये देश जरूर याद करिएगा, नए सदस्य जो शामिल हुए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है। बस चलते हैं नेक्स्ट, बस इतना ही है, ठीक है। देखिए लगभग तब भी 1 घंटे से वीडियो ऊपर हो गया, हमने इतना जल्दी किया तब भी लगभग 1 घंटे से ये ऊपर हो गया, ठीक है। तो मतलब आपको सिर्फ मतलब कम से कम 29 पेज था, ठीक है,
29 पेज को हमने इतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश किया है। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे क्योंकि मैंने इतना जल्दी ख़त्म किया, लेकिन क्या करूं, थोड़ा बच्चों का पेपर है, मतलब 2-4 दिन में इसका क्या कहते हैं उत्तराखंड पीसीएस का, इसीलिए मैं सोच रहा था इसको थोड़ा सा एंड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मतलब जो जो चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट थी उस सबको हमने बता दिया है, यहाँ पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।